दोस्तों, एक शख्स जो अच्छे दिनों का राजा कहलाता था, द किंग ऑफ गुड टाइम्स के टाइटल से उसे नवाजा गया था। महंगी महंगी गाड़ियां रखना और लग्जरी पार्टीज करना उसका शौक था। वो जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी रंगारंग पार्टियां करता था। हॉर्स राइडिंग में बैटिंग वो अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए करता था। F1 रेस में गाड़ियां वो अपने नवाबी शौक पूरा करने के लिए दौड़ाता था। लड़कियां उसके चारों तरफ इस तरह से मंडराती थी जैसे गुड़ के ऊपर मक्खियां। उसका नाम अपने जमाने के सबसे बड़े बिजनेसमैन में शुमार था। लेकिन इस नवाबी चेहरे के पीछे एक काला चेहरा भी छिपा हुआ था। अपने नवाबी शौकों को पूरा करने के लिए उसने सरकार को मोटी चपत लगाई थी और फिर रफू चक्कर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम लोग बात कर रहे हैं विजय माल्या की। आज हम आप लोगों को विजय माल्या से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आखिर क्यों विजय माल्या को अय्याज, ठरकी और फरेबी विजय माल्या कहा जाता है। 18 दिसंबर 1955 को जन्मे विजय माल्या एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता विट्ठल माल्या एक उद्योगपति थे जो यूबी ग्रुप यानी यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे। ये एक कंपनी थी जो उस समय फर्टिलाइजर, केमिकल, एविएशन और अल्कोहल बेवरेज जैसे प्रोडक्ट लॉन्च करती थी। और वो कहते हैं ना कि जब पिता अमीर हो तो बच्चों के नवाबी शौक तो बन ही जाते हैं। और ऐसा ही कुछ विजय माल्या के साथ भी हुआ। इनकी जिंदगी बड़े ही आराम में और रईसी के साथ कट रही थी। बड़े बड़े होटलों में जाना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना इनकी आदत में शुमार हो गया था। लड़कियों से इन्हें कुछ विशेष ही प्रेम था। बस फिर धीरे धीरे ये अमीर लड़का अय्याशी के भंवर जाल में भी फंसता चला गया और लड़कियों पर पैसे पानी की तरह बहाने लगा। माल्या अपने विलासिता पूर्ण सुख को भोग ही रहे थे कि साल 1983 में इनके पिता की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई और अब कंपनी की सारी जिम्मेदारी 28 साल के विजय माल्या के कंधों पर आ गई। उन्हें यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने कई सारी कंपनियों को यूबी ग्रुप के अंदर जोड़ दिया और कुछ घाटे वाली कंपनियों को बंद भी कर दिया। पर इन्होंने अपना मेन फोकस शराब के कारोबार पर ही रखा। फलस्वरूप नतीजा ये निकला कि कुछ ही दिनों में यूबी ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया किंगफिशर नाम का बियर ब्रांड भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला बियर ब्रांड बन गया और आज भी ये रिकॉर्ड इसी के पास है। किंगफिशर बियर आज भी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बियर है। इन्होंने कई सारी कंपनियों को खरीदा जैसे बर्गर पेंट्स, बेस्ट एंड क्रॉम्पटन, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। विजय माल्या ने अपने इस बिजनेस में न्यूज़पेपर और फिल्म मैगजीन के काम को और जोड़ लिया, जिससे देखते ही देखते विजय माल्या का नाम देश और दुनिया के बड़े बिजनेसमैन में शामिल किया जाने लगा। वो अब तेजी से अपने बिजनेस में नई बुलंदियों को छूते जा रहे थे। इसके साथ ही उनका मिजाज और शौक भी बढ़ने लगे, पर लड़कियां अभी भी उनकी कमजोरी थी। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई एयर इंडिया की एक एयर होस्टेस समीरा तैयब जी से। समीरा को देखते ही उन्हें पहली ही नजर में उनसे प्यार हो गया और साल 1986 में उन्होंने समीरा से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ माल्या है। लेकिन साल 1987 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद विजय माल्या की मुलाकात रेखा से हुई, जो कि एक बिजनेस वुमेन और सोशल वर्कर थी। साल 1993 में उन्होंने रेखा से शादी कर ली। इस शादी से पहले भी रेखा की 2 शादियां हो चुकी थी, जिससे उन्हें 2 बच्चे भी थे। और विजय माल्या से शादी होने के बाद उनकी लीना और तान्या नाम की 2 बेटियां हुई। जैसे जैसे विजय माल्या का बिजनेस बढ़ रहा था वैसे वैसे उनका अय्यासीपन भी बढ़ता जा रहा था। वो देश विदेश में नई नई प्रॉपर्टी खरीदने लगा और अपने इन आलीशान बंगलों में बेहद ही खर्चीली और रंगारंग पार्टियां भी करने लगा। इन पार्टियों में कई नामी गिरामी हस्तियां भी शामिल होती थी, जिनमें कई बॉलीवुड की मशहूर हीरोइंस भी होती थी। रात रात भर चलने वाली इन पार्टियों में महंगी दारू, विदेशी मॉडल्स का डांस और वो सब कुछ होता था जो अभी आप इमेजिन कर पा रहे हैं। विजय माल्या पूरी तरह से कामुक प्रवृत्ति के व्यक्ति के रूप में तब्दील हो चुका था। अय्याशी का खुमार उनके सिर पर पूरी तरह से चढ़ चुका था। लेकिन अपने इस रूप को जनता से छिपाने और उनकी सिंपैथी गेन करने के लिए वो मंदिरों में जाता और दान पुण्य भी करता, ताकि वो लोगों को ये विश्वास दिला सके कि विजय माल्या एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। और इसी दिखावे के चलते उसने टीपू सुल्तान की तलवार को एक नीलामी में रिकॉर्ड कीमत पर खरीद डाला। दरअसल इस तलवार को विजय माल्या ने लंदन में एक नीलामी के दौरान लगभग 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ। इसके बाद लगातार वो बीच बीच में ऐसे काम करते रहे थे जिससे लोगों का ध्यान उन पर बना रहे। लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी वैसे वैसे ही वो मीडिया के द्वारा लड़कियों के साथ स्पॉट किए जाने लगे, जिसकी वजह से विजय माल्या को अपने आलीशान बंगलों में पार्टियां करने और रंगरलियां मनाने में दिक्कतें आने लगी। और इस चीज का तोड़ निकालने के लिए उन्होंने इंडियन एम्प्रेस नाम की एक लग्जरी योट खरीद ली। ये योट विजय माल्या ने कतर की एक रॉयल फैमिली से परचेज की थी। लिहाजा इस हिसाब से इसमें वो तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद थी जो कि एक 5 स्टार होटल में होती हैं। इसका इंटीरियर भी विजय माल्या ने अपने ही हिसाब से कुछ खास तरीके से डिजाइन करवाया था। योट में स्टीम रूम, मसाज फैसिलिटी, जिम, सिनेमा,
बार समेत सभी तरह की लग्जरियस सुविधाएं मौजूद थी। इस योट में विजय माल्या विदेशी लड़कियों के साथ कई हफ्तों या महीनों तक समुद्र में घूमता रहता। अब इसका फायदा ये हुआ कि इस योट में ना ही तो कोई मीडिया वाला आ सकता था और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति, जिससे विजय माल्या की रंगरलियां बिना किसी रोक टोक के चलती रहती। इन लड़कियों में से जो उसे सबसे ज्यादा खुश करती वो उसे किंगफिशर के कैलेंडर के लिए हॉट मॉडल के रूप में सेलेक्ट कर लेता। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि इस कैलेंडर के फोटोशूट के लिए विदेशी लड़कियों का ही चुनाव किया जाता था, बल्कि बॉलीवुड की कई हीरोइंस को भी इसके लिए अप्रोच किया जाता था। लेकिन बदले में उन्हें भी विजय माल्या को खुश करना होता था। विलासिता और अय्यासियों से भरी विजय माल्या के जीवन की ये गाड़ी पटरी पर आने के बाद सही रफ्तार पकड़ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक इस गाड़ी को ब्रेक लगना शुरू हुए और धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी से नीचे उतरने लगी। और इस सब की शुरुआत हुई साल 2005 से। दरअसल साल 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी। उन्होंने इस एयरलाइंस की शुरुआत इस सपने को लेकर की थी कि एक दिन इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएगा। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए साल 2007 में माल्या ने लो कॉस्ट एविएशन कंपनी एयर डेक्कन को भी करीब 1200 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च कर टेक ओवर कर लिया। एयर डेक्कन को टेक ओवर करने के बाद विजय माल्या को काफी फायदा हुआ और इसे खरीदने के 4 साल बाद ही यानी साल 2011 में किंगफिशर देश की दूसरी सबसे बड़ी एविएशन कंपनी बन गई। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। दरअसल इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी ने टिकट्स की रेट में भारी बढ़ोतरी कर दी थी और इस फैसले के चलते कंपनी को घाटा हुआ। एयर डेक्कन को विलय करने के पीछे विजय माल्या की सोच ये थी कि एयर डेक्कन के पैसेंजर किंगफिशर की ओर रुख करेंगे। शुरुआत में तो ऐसा हुआ भी, लेकिन जैसे ही कंपनी ने टिकटों की रेट बढ़ाई तो वैसे ही पैसेंजर्स सस्ती एयरलाइंस की ओर रुख करने लगे और कंपनी को घाटा होने लगा। अपनी एयरलाइंस की तरफ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए माल्या ने विदेशों से महंगी पत्र पत्रिकाएं भी मंगवाई, साथ ही कई तरह की लग्जरियस सुविधाएं भी मुहैया करवाई। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा इन सब के चलते हालात बद से बदतर हो गई। हालत ये हो चुकी थी कि किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉइज को सैलरी तक नहीं मिल पा रही थी। ये घाटा इतना ज्यादा हो गया था कि साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस को बंद करना पड़ा और इसी घाटे का हवाला देकर कंपनी कर्मचारियों की सैलरी और एयरलाइन सेवा को फिर से बहाल करने के नाम पर विजय माल्या ने 17 अलग-अलग बैंकों से लोन लिया। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इस पैसे का उपयोग विजय माल्या ने न तो कर्मचारियों को सैलरी देने में किया और न ही कंपनी को घाटे से उभारने के लिए, बल्कि इस पैसे को उन्होंने अपने विदेशी बैंकों में ओपन किए गए अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया और मार्च 2016 में देश को छोड़कर फरार हो गई। विजय माल्या द्वारा लिया गया ये लोन कोई 200-400 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 9000 करोड़ का था, यानी करीबन $1 बिलियन से भी ज्यादा का। अब यहाँ कुछ सवाल आपके मन में भी जरूर कौंध रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी रकम उन्हें मिली कैसे? तो इसका जवाब है रिश्वत और राजनीतिक रसूखदारी। जी हाँ दोस्तों, रिश्वत और राजनीतिक जान पहचान के दम पर ही ये सब हो पाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विजय माल्या साल 2010 में राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं और देश छोड़ने के बाद उन्होंने ये कहा भी था कि ये लोन दिलाने में और देश को छोड़ने में मदद करने के लिए कुछ राजनीतिक हस्तियों ने उनकी मदद की थी। हालांकि सरकार का ये कहना है कि विजय माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों ने अपने लोन का 81% हिस्सा ग्रहण कर लिया है और विजय माल्या को जल्द ही गिरफ्तार कर भारत ले आया जाएगा और बाकी बचा हुआ लोन का हिस्सा भी उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर चुका लिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा होने के दूर दूर तक कोई भी आसार नहीं है। हालांकि अप्रैल 2017 में विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार जरूर किया गया था, लेकिन अपनी रसूखदारी और पैसों के दम पर वो कुछ ही मिनटों में बाहर आ गई। तो इस तरह से हमें तो लगता नहीं है कि सरकार कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर भारत ला भी पाएगी और अगर ऐसा होता भी है तो विजय माल्या के साथ साथ कई नामी गिरामी हस्तियां भी सलाखों के पीछे होगी। लेकिन सत्ता में बैठे दबंग ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे और विजय माल्या की अय्यासियां और विलासितापूर्ण जीवन यूं ही बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या विजय माल्या को कभी गिरफ्तार कर भारत लाया जा सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।